नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका करंट अफेयर एक खास सीरीज में, जिसमें हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की और साथ ही साथ करते हैं उनका एनालिसिस। तो आज के करंट अफेयर शुरू करने से पहले आपको बता दें हर वर्ष 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये विजय दिवस क्योंकि हमने 1971 में जब पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान जो कि वर्तमान में जो बांग्लादेश बना है, उसको आज़ाद कराने में हमने उनकी सहायता की थी और हमने लगभग 70,000 से अधिक पाकिस्तानी सेना का आत्म सॉरी 90,000 से अधिक पाकिस्तानी सेनाओं का हमने क्या कराया था, आत्मसमर्पण कराया था। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है, इसीलिए इस विजय के उपलक्ष्य में हर वर्ष 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर हैं क्या? अमूर्ति संस्कृति विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कोलकाता में जो दुर्गा पूजा होती है, उसको अंकित कर लिया गया है। अब कुल मिलाकर यूनेस्को की जो अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में है, अब भारत की कुल 14 अमूर्त संस्कृत विरासतें क्या हो गई, शामिल हो गई हैं। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए आपको पता है मोदी जी वहाँ पे यात्रा पे थे अभी। तो उन्होंने काशी विश्वधाम कॉरिडोर का उद्घाटन करते समय सालार मसूद और राजा सोहेल देव के बीच की लड़ाई का ज़िक्र किया है, तो आज बात करेंगे इनके बारे में। नीतीश कुमार ने बिहार के विशेष राज्य का दर्जा देने की अपनी करीब 15 साल पुरानी मांग को एक बार फिर से उठा लिया है। नीतीश कुमार ने इससे पहले ये मांग 2007 में उठाई थी, तो बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने के लिए, विशेष राज्य का दर्जा लेने के लिए देखते हैं उनकी क्या माँगे हैं या उनके क्या क्राइटेरिया हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों अर्थात नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई अर्थात प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन ढांचा पेश किया है। अगर हम बात करें गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की, तो इनके लिए जो पीसीए ढांचा है वो 31 मार्च को या उसके बाद वित्तीय स्थिति के आधार पर इसे अक्टूबर 1, 2022 से प्रभावी होगा, ऐसा इनका मानना है। इसके अलावा आज बात करेंगे राजा चैत सिंह की और रानी भवानी जी के बारे में, क्योंकि इनका भी ज़िक्र मोदी जी ने अपने भाषण में किया है। साथ ही साथ बात करेंगे एसजीटीएफ टेस्ट किट के बारे में। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए, क्योंकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो तभी आप तक पहुँचेंगे जब आप उसके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, तो उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपको एक बात और बता दूँ कि यदि आप चाहते हैं कि आप करंट अफेयर साथ ही साथ उसका आपका पीछे बैकग्राउंड क्या है, उसके पीछे क्या रोचक कहानियाँ हैं या क्यों जो आजकल चर्चा में बने हुए हैं, उसके बारे में डिटेल में अगर आप चाहते हैं आपको जानकारी मिले, तो आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा रियार के साथ। ये न केवल आपके यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए सहायक होगा, बल्कि जितने भी स्टेट के पीसीएस एग्ज़ाम हैं, उसके अलावा जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं, चाहे वो एसएससी के हों, बैंकिंग के हों, रेलवे के हों, टीचिंग के हों या फिर फोर्सेस के हों, एवी नेवी, एयर फोर्स, आर्मी, तो सभी में आपकी हेल्प करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जितनी आज की करंट अफेयर्स थी, उनका एनालिसिस देखते हैं कि आज चर्चा में क्यों है। सबसे पहले बात करेंगे अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में शामिल होने वाले कोलकाता की दुर्गा पूजा के बारे में। ये टॉपिक आपका इतिहास से संबंधित है और इतिहास में जब भी आपको भारतीय कला और संस्कृति से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उससे इस प्रश्न को शामिल कर लिया जाएगा। वहाँ पर आपको इसमें जानना होगा इसके बारे में। तो देखते हैं भारतीय कला और संस्कृति से जुड़े इस टॉपिक में दुर्गा पूजा का क्यों शामिल किया गया, इसका क्या महत्व है, इससे क्या आशय होता है, इसका क्या लॉजिक है। तो ये शिलालेख सभी पारंपरिक शिल्पकारों, डिजाइनकारों, कलाकारों और बड़े पैमाने पर बाकी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जितने भी प्रोग्राम होते हैं, उनके आयोजकों के साथ-साथ दुर्गा पूजा के समावेशी उत्सव में भाग लेने वाले जितने टूरिस्ट हैं न और उनमें आने वाले जितने पर्यटक हैं, उनके सहित दुर्गा पूजा मनाने वाले स्थानीय समुदाय को प्रोत्साहन प्रदान करेगा। क्योंकि आप बताना चाहिए दुर्गा पूजा होती है तो न केवल वहाँ के पूजा करने वाले लोग शामिल होते हैं, बल्कि कई टूरिस्ट बाहर से जाकर उनको देखते हैं और इस दुर्गा पूजा में पंडाल सजते हैं, जो देवी की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, उनमें कई कलाकार सम्मिलित होते हैं। लोकल लोगों की उसमें मेहनत लगी होती है। इन सबको वहाँ पे क्या होगा, कहीं न कहीं प्रोत्साहन मिलेगा। तो बात करें आखिर दुर्गा पूजा के बारे में क्या ख़ास है? तो दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में 5 दिनों को मनाया जाने वाला त्योहार है। ये 9 दिवसीय न नवरात्रि जब होती है, उसके जब उत्सव मनाया जाता है, तो ये 5वीं रात से शुरू होता है और नवरात्रि की 10वीं तक की क्या है, ये चलता है। इस समय के दौरान लोग सामूहिक रूप से देवी दुर्गा की पूजा करते हैं, उनका आह्वान करते हैं, मतलब उनकी उनको हवन वगैरह करते हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी जो दुर्गा है, वो ब्रह्मांड की स्त्री ऊर्जा है, उनकी ऊर्जा की वो स्त्री देवी हैं। साथ ही साथ इसीलिए उनको शक्ति भी कहा जाता है। हालाँकि पश्चिम बंगाल में जो ये बंगाली समुदाय द्वारा मनाया जा रहा ये त्योहार है, केवल पश्चिम बंगाल में नहीं मनाया जाता है, बल्कि भारत के कई हिस्सों और यहाँ तक कि पूरी दुनिया के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, इस त्योहार में कई लोग एक भावना के रूप में देखते हैं, एक त्योहार नहीं बल्कि उनके क्या है, एक भावना है, एक इनका अपनी आपसी उनकी जो परंपरा है उसके बारे में बात करते हैं। साथ ही साथ इस जो दुर्गा त्योहार है, इसमें धर्म और संस्कृति का एक उत्कृष्ट जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे कॉम्बिनेशन संलयन देख सकते हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं कि अमूर्त संस्कृति विरासत होती क्या है? तो यूनेस्को की ये बात कहना है कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में आपकी परंपराएँ आ सकती हैं,
कुछ ऐसी अभिव्यक्तियाँ आ सकती हैं जो अभी तो चल रही हैं, जैसे दुर्गा पूजा हो रही है। साथ ही साथ हमारे पूर्वजों से जो चीज़ें हमें विरासत में मिली हैं या उनके वंश द्वारा हमें आगे दी गई हैं, जैसे कि कुछ मौखिक रूप से कुछ परंपराएँ हैं जिसके हम गाना-वाना करते हैं, कुछ प्रदर्शन कलाएँ हैं, कुछ सामाजिक प्रथाएँ हैं, अनुष्ठान हैं, कुछ आपके फेस्टिवल्स हैं, साथ ही साथ प्रकृति या ब्रह्मांड या कुछ ऐसा ज्ञान है और उसके ज्ञान की प्रथाएँ लगातार चली आ रही हैं, जैसे जड़ी-बूटियों का ज्ञान होता है, आगे बढ़ता चला जा रहा है। इस टाइप के जो आपकी परंपराएँ, सांस्कृतिक विरासत है, उसको अमूर्ति इसमें वर्ग में जोड़ा जाता है यूनेस्को के द्वारा। तो यूनेस्को ने दुनिया भर में महत्वपूर्ण अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की बेहतर सुरक्षा के लिए, साथ ही साथ उनके महत्व की जागरूकता बढ़ाने के लिए और ये सुनिश्चित हो सके वो आपस आप स सहयोगी जा सकें संजोगी जा सकें, आगे आपको ऐसी बनती रहें, तो उनको सांस्कृतिक विरासत सूची स्थापित की गई है। अगर सूची की बात करें, इस सूची को वर्ष 2008 में स्थापित किया गया था, क्योंकि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए 2003 में कन्वेंशन हुआ था। इस कन्वेंशन को प्रभावी रूप से मनाने के लिए 2008 में इसको क्या किया गया है, इसको स्थापित किया गया है। अब बात करेंगे सालार मसूद तथा राजा सोहेल देव के युद्ध के बारे में, तो देखते हैं ये भारतीय इतिहास की जो महत्वपूर्ण घटनाएँ हैं या कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, तो ये एक तो इतिहास की घटना भी है। ऊपर से क्या है, इसमें जो 2 पर्सनैलिटी है उनके बारे में बात की जा रही है। तो देखते हैं राजा मसूद कौन थे और सालार मसूद क्या कहा जाता है। तो आप देखिए जो ये आपके सामने तस्वीर आ रही है, ये सालार मसूद की दरगाह है। यहाँ पर ना केवल मुस्लिम लोग जाते हैं बल्कि हिंदू लोग भी जाते हैं। इसपे अपनी-अपनी परंपराएँ हैं। यहाँ पर कोई सोने की आप ये जो आप दरवाजे देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ जलवाने का प्रोग्राम होता है, कुछ लोहे की जलाता है, चाँदी की चीज़ें जड़वाते हैं सोने की। तो देखते हैं है क्या? सलार मसूद को गाजी मियाँ के नाम से भी जाना जाता है। अगर वहाँ के आप लोकल होंगे तो आपको पता चल जाएगा गाजी मियाँ की दरगाह कहाँ पे है। तो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने 12वीं शताब्दी में एक योद्धा के रूप में अपनी लोकप्रियता हासिल की थी। उन्होंने 11वीं सदी में जब तुर्क के आक्रमणकारी महमूद गजनवी आए थे, उनके साथ ये भी आए हैं, ऐसा माना जाता है इनके भांजे थे। उत्तर प्रदेश का जो बहराइच जिला है, उनमें इनका मकबरा बना हुआ है और इस मकबरे के में न केवल मुस्लिम समुदाय बल्कि इसके साथ हिंदू समुदाय भी आते हैं, इनको तीर्थ स्थल के रूप में इसको यूज़ करते हैं। मैं अपने सभी अभियानों में अगर बात की जाए इसके सलार मसूद के बारे में, तो जितने भी अभियान थे ये मैं उनका जो महमूद गजनी थे उनके साथ रहा, जिसमें उन्होंने कठियावाड़ा में सोमनाथ का प्रसिद्ध अभियान था, ये शामिल था। ऐसा माना जाता है कि मसूद ही वो था जिसने सोमनाथ के मंदिर को लूटने की और वहाँ पे जो प्रसिद्ध मूर्ति थी उसको ध्वस्त करने के लिए गजनी को राज़ी किया था, ये सारा उसी का प्लान थे। एक ऐसा कार्य जिसे बार-बार फ़ारसी कविता में इन्हें एक महान उपलब्धि के रूप में महिमामंडित किया जाता है, इसी वजह से। इसलिए सलार मसूद वहाँ पे इनको थोड़ा महिमामंडन हुआ है। अगर हम गाज़ी मियाँ या फिर सलार मसूद की बात करें, दोनों एक ही लोग हैं। इनके बारे में अगर जानकारी का सबसे व्यापक स्रोत देखें, इसका सबसे व्यापक स्रोत है मिरात-ए-मसूद, इसका मतलब हुआ मसूद का दर्पण। अगर देखें तो इसको चिश्ती आदेश के सूफ़ी संत अब्दुल रहमान चिश्ती द्वारा 17वीं शताब्दी में इसको लिखा गया। ये फ़ारसी जीवनी है। और मुग़ल बादशाह अकबर की बात की जाए तो उन्होंने गाज़ी मियाँ की दरगाह को बनाए रखने के लिए 1571 ईस्वी में एक भूमि अनुदान दी थी, इसके लिए इनको जाना जाता है। तो दूसरी तरफ हम बात करें कि सलार मसूद और राजा सोहेल देव में क्या आपस में कनेक्शन क्या है? तो इतिहास में कुछ मिथक भी हैं, कुछ इसमें एक मिक्सचर भी किए गए हैं। तो अभिलेखों की बात करें तो उनके अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो बहराइच में जो उत्तर प्रदेश का वो नेपाल से लगा हुआ जिला है, 1036 ईस्वी में एक युद्ध के दौरान मसूद और सुलहदेव के नाम के जो स्थानीय राजा हुए, वो आमने-सामने आए, उनमें लड़ाइयाँ हुई। युद्ध के दौरान मसूद को एक तीर लगा, वो घायल हो गए और वहीं पर उन्होंने दम तोड़ दिया। क्योंकि वो एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करते उनकी मौत हुई थी, इसीलिए उनको शहीद का दर्जा दिया गया और उनको ऐसा माना गया कि उनके मानद उपनाम उनको गाजी मियाँ बोला गया उन लोगों के द्वारा, क्योंकि गाजी मियाँ का मतलब होता है मास्टर योद्धा, यानी जिसने युद्ध क्षेत्र में अपनी मास्टरी हासिल कर ली हो, जो विजेता रहा हो। तो अगर बात करें राजा सोहेल देव के बारे में, तो क्यों चर्चा में है, तो राजा सोहेल देव की आप जो तस्वीर देख रहे हैं, तो ऐसा माना जाता है कि सोहेल देव जो थे, वो उस टाइम के भर समुदाय के राजा के सबसे बड़े पुत्र थे। तो ध्यान रखिए एक समुदाय था भर, उससे बिलॉन्ग करते थे, जिससे पासी समुदाय का उदय हुआ है। इस क्षेत्र का एक दलित समूह आज है वहाँ पर पासी, तो दलित जात का समूह इन्हीं से सोहेल देव से बिलॉन्ग करता है। इस क्षेत्र का लोकप्रिय इतिहास उन्हें सोहेल देव के नाम से, साकार देव के नाम से, शहर देव के नाम से, सुहेल देव सहित कई नामों से पहचानता है। अगर हम प्रिंट संस्कृति की बात करें तो उनके लिए उन्होंने राजा सोहेल देव के रूप में पहचान की है। तो अब देखें कि जो गाजी मियाँ हैं और सोहेल देव इनके बीच में क्या चर्चा विवाद क्या है? तो विवाद ये है, कुछ लोग जो गाजी मियाँ की पूजा करते हैं, उनका ऐसा मानना है कि सोहेल देव एक स्थानीय जनजाति के राजा हैं और उन्होंने क्या किया है, जो मुसलमान लोग थे उनके ऊपर अत्याचार किया है और साथ-साथ आम पब्लिक पर भी अत्याचार किया, उनका उत्पीड़न किया, जिससे क्या हुआ अधिकांश जो स उनके जो जिसका उत्पीड़न हुआ मुस्लिम लोग थे, ऐसा मानना है। लेकिन वहीं पे एक तबका ये भी मानता है कि एक उन्होंने क्या हुआ है कि उनके युद्ध में उनको पहचान भी इस तरीके से दी जा रही है कि वो ना केवल एक उद्धारकर्ता थे,
बल्कि उन्होंने क्या किया, विदेशी आक्रमणकारी जिसमें गाज़ी मियाँ प्रमुख थे, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। इन्होंने हिंदू या यूँ कहें भारतीय धर्म और संस्कृति को नष्ट करने की जिसने मुसलमानों ने कोशिश की थी, इसको बचाने का कार्य सुहेलदेव ने किया है। आज अर्थात 16 और आज का मतलब यहाँ पे है कल के यानी 16 दिसंबर को महाराजा सुहेलदेव की स्मृति में उत्सव मनाया जाता है और ऐसी कोशिश की जा रही है, देखा जा रहा है, जो केंद्र सरकार है वो सुहेलदेव को काफ़ी आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। आप उसकी बात समझ सकते हैं कि फरवरी 2016 में उस टाइम के तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष और इस टाइम जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह ने सुहेलदेव को एक राष्ट्रीय नायक के रूप में सम्मानित किया और बहराइच में उनकी प्रतिमा का अनावरण भी किया था। उसके अलावा भारतीय रेल ने गाजीपुर से सुहेलदेव एक्सप्रेस की शुरुआत की है। 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो योगी जी की सरकार है उसने लखनऊ में सुहेलदेव की एक प्रतिमा स्थापित करने की अपनी योजना की घोषणा भी की है। ये था इन लोगों के बारे में। बात करेंगे जीएस पेपर 2 के बारे में और इसमें क्या है फिर एक वही राग अलापा जा रहा है कि बिहार को विशेष दर्जा दिया जाए। ये जो आपका टॉपिक है, ये विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार की कैसी नीतियाँ होती हैं, उनके कैसे डिज़ाइन होते हैं, कैसे वो उनको हस्तक्षेप करते हैं और अगर इम्प्लीमेंटेशन होता है ऐसी नीतियों का, उससे क्या होता है, उस क्षेत्र में क्या-क्या नए मुद्दे आते हैं, क्या-क्या समस्या उत्पन्न होती हैं, उससे लिंक ये टॉपिक है। तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की माँग यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा फिर की गई है। इससे पहले इन्होंने 2007 में इसकी बात की थी। तो अगर हम तुलना करें बिहार राज्य की कि क्यों विशेष राज्य का दर्जा माँगने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी हाल ही में नीति आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें ऐसा कहा गया है कि बिहार न केवल विकास दर में, बल्कि मानव विकास सूचकांक में, दोनों मामले में सभी राज्यों में सबसे नीचे है। बिहार की अगर वार्षिक हम पर कैपिटा इनकम देखें, तो वो ₹50,735 है। वहीं अगर राष्ट्रीय आंकड़े देखें, तो वहाँ पर कैपिटा इनकम अर्थात व्यक्ति व्यक्ति आय जो सालाना है, वो 1,34,432 है, जबकि इनकी आधे से भी कम 75 ₹50,000 है। अगर इस रिपोर्ट की माने तो बिहार की आधे से अधिक आबादी लगभग 51.91% क्या है, अभी भी गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रही है बिहार के अंदर। इसके अलावा बिहार में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या, उनके कुपोषित होने की संख्या, मातृ स्वास्थ्य और शिशु मृत्यु दर के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन रहा है और इनमें सबसे घटिया स्थान सबसे नीचे स्थान पे हैं। तो इसीलिए इनको विशेष श्रेणी के दर्जे की माँग कर रहे हैं वहाँ के मुख्यमंत्री जी। तो देखते हैं कि विशेष श्रेणी के दर्जे वाले राज्य क्या होते हैं और इनका क्या प्रावधान है। तो संविधान में विशेष श्रेणी के जो राज्य हैं, उनके कोई प्रावधान नहीं किया गया है। केंद्र सरकार उन राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो दूसरों के मुकाबले तुलनात्मक रूप से क नुकसान में हैं, घाटे के अंदर हैं, नीचे स्थिति में हैं। ये जो क्लासिफ़िकेशन किया गया है विशेष श्रेणी के राज्यों का, ये 1969 में जब 5वां वित्त आयोग बना, तो उनकी सिफ़ारिशों के आधार पर इसको किया गया है। 5वें फाइनेंशियल कमीशन के द्वारा और इसको देखा जाए, ये गाडगिल एक फ़ॉर्मूला उस टाइम आया था, तो उनके गाडगिल फ़ॉर्मूले के ऊपर ये विशेष राज्य क वर्क करता है। और विशेष राज्य के लिए आपको अगर दर्जा चाहते हैं, तो उसके लिए अगर पैरामीटर की बात की जाए, तो सबसे पहले वो इलाका पहाड़ी होना चाहिए राज्य का। दूसरा क्या है, वहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम होना चाहिए या फिर जनजातीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा हो या फिर क्या हो, आप पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं के साथ सामरिक स्थान रखते हो, वहाँ साझा करते हो, जैसे अरुणाचल प्रदेश है हमारा, उत्तराखंड है। इसके अलावा आप आर्थिक या बुनियादी रूप से पिछड़े हुए या फिर क्या हो राज्य के वित्त की जो अव्यवहार्य प्रकृति है, तो वहाँ पे लगातार आपको इनकम के लिए आपको रुपया आ नहीं पा रहा है, तो सरकार सक्षम नहीं है, उस राज्य को बेहतरी से चला पाए, तो केंद्र से सहायता चाहते हैं। तो देखते हैं कि पहले जो विशेष राज्य का दर्जा वो देता कौन है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा पूर्व में योजना सहायता के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा उन राज्यों को प्रदान किया जाता था, जिन्हें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता वाली कई विशेषताएँ थीं, उनको एक साथ सम्मिलित होता था, ध्यान रखिएगा। पूर्व में राष्ट्रीय जो विकास परिषद था, वो इसको देता था। अगर प्रेज़ेंट टाइम में बात करें, अब ये काम केंद्र सरकार के पास है, तो केंद्र सरकार अपने अनुसार विशेष राज्य का दर्जा देता है। अगर आपको विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है किसी भी राज्य को, उससे फ़ायदा क्या होती है? उससे फ़ायदा ये होती है, एक तो आपको टैक्स से ब्रेक मिल जाता है, आपको टैक्स नहीं देने पड़ते हैं। इसके अलावा क्या होता है, आपको जितने भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती हैं अर्थात जो केंद्र से जो योजनाएँ आती हैं, उनको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए उनके खर्चे का 90% क्या होता है, आपको केंद्र सरकार से मिल जाता है ग्रांट के रूप में। बाकी जो 10% जो मिलता है, वो आप चाहें तो केंद्र से आप क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं और उसमें आपको ब्याज दर क्या होगी, 0 होगी। तो इस तरीके से क्या होगा, लगभग 100% क्या हो जाता है, आपको स्टेट से मिल जाता है। स्टेट से मिलने के बाद में क्या फ़ायदा होती है, आपको अपनी कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता है। लेकिन बात करें कि इससे चिंताएँ भी उत्पन्न होती हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल सब कुछ सही है, इसमें दिक्कतें क्या आती हैं, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जब कभी भी एक नए राज्य को कोई विशेष राज्य का दर्जा मिलता है, तो अन्य राज्य भी क्या करते हैं, वो भी अपनी माँगें स्टार्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि लाभ और जो देश सरकार की अपनी इनकम होगी, उसमें ना तो कमी आएगी, बल्कि क्या होगा क्षेत्र में एक क्षेत्रीय संतुलन होता है, वो असंतुलन की तरफ चला जाता है कि आपस में टकराव स्टार्ट हो जाता है कई राज्यों के बीच में। इसके अलावा क्या होता है कि राज्यों को अगर विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, तो उससे क्या होगा आर्थिक रूप से ये चीज़ अच्छी नहीं होती है, कोई फ़ायदेमंद नहीं होती है। क्योंकि ऐसा होता है कि वर्तमान व्यवस्था के तहत हमारा लाभ क्या होता है न्यूनतम हो जाता है।
क्योंकि राज्य को हर चीज़ फ्री मिल रही होती है, तो केंद्र वो घाटे में चला जाता है, राज्य भी कोई सही से वर्क कर नहीं पा रहा होता है। ओवरऑल क्या होता है, हम आर्थिक रूप से क्या होता है, दिक्कत में चले जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि अगर इसे आपको दिया गया है, विशेष समस्याओं का सामना कर रहे राज्यों के लिए अब विशेष पैकेज की माँग करना बेहतर होगा, इसलिए ऐसा बोला जाता है कि आप विशेष राज्य आप दर्जा ना लीजिए, आप क्या करिए, आप विशेष पैकेज की बात कीजिए, आपको कुछ स्पेशल सेक्टर में आपको कुछ पैकेज मिले, जिससे आप आगे बढ़ सकें। अगर प्रेज़ेंट टाइम के सीन की बात की जाए, तो 5वें वित्त आयोग में सिफ़ारिश की गई थी, तो वहीं चौथ जो जब 14वां वित्त आयोग बना, उसने क्या किया है, जो पूर्वोत्तर के जितने 7 राज्य हैं और प्लस 1 सिक्किम है, इसके अलावा जो 3 पहाड़ी राज्य हैं, इन सबको जो आपका जैसे हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड और जो जम्मू कश्मीर है, इनको छोड़कर अब किसी भी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा देना उन्होंने खत्म कर दिया है 14वें वित्त आयोग ने। इसके साथ ही उन्होंने एक सुझाव दिया है, उन्होंने ये बोला है कि प्रत्येक राज्य के जितने भी संसाधन हैं, उनको क्या किया जाए, संसाधन में अगर ऐसा लगता है कि अगर टैक्स कम कलेक्ट हो पा रहा है, तो टैक्स को उनको आप उनको ट्रांसफ़र कीजिए। तो इसीलिए उन्होंने क्या बोला है, जो पहले उन्होंने बोला था कि रेवेन्यू के अंदर जो राज्य की हिस्सेदारी केवल 32% थी टैक्स की, अब वो चाहते हैं कि उसको 2015 में से आगे बढ़ाकर उन्होंने ये सिफ़ारिश की थी, आप 42% कर दीजिए, जिससे क्या हो, राज्यों को टैक्स अच्छे से मिल सके और टैक्स से उनके पास रुपया होगा, तो अपने आप ही वो क्या करेंगे, अपना उद्धार कर पाएँगे। इस तरीके से विशेष राज्य के दर्जे की बात अब अनौपचारिक और क्या हो रही है, गैर प्रासंगिक हो रही है, देखते हैं आगे होता क्या है, केंद्र क्या इसके करती है। आइए बात करते हैं जीएसटी पेपर 3 के लिंक के बारे में और बात करेंगे कि आरबीआई ने क्या किया है, अभी भी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन प्लान अर्थात त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचा पेश किया है, जिससे कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियाँ हैं, उनमें कुछ क्या हो सके, उनमें वो घाटे से सुधर सकें और ऐसी उम्मीद है कि अगले वर्ष अक्टूबर 1, 2022 में इसको लागू किया जा सकेगा। तो देखते हैं आखिर पीसीए ढांचा है क्या अर्थात प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन क्या है? क्या है इसका मतलब? इस ढांचे की अगर हम पूरे टारगेट की बात की जाए तो ये क्या करते हैं कि अब एक क्या करिए सुपरवाइज़र बन के रहिए और सुपरवाइज़र को उस समय उचित समय पे क्या करना होगा, जो आपकी यूनिट है उनके ऊपर क्या होगा, ना केवल आपको उनकी देखभाल करनी होगी बल्कि क्या होगा, अगर फ़ाइनेंशियल स्थिति पर कोई दिक्कत आती है और वो उनकी तुरंत वो क्या करेंगे, उनकी अच्छी ग्रोथ करने के लिए आप वहाँ पे तुरंत एक्शन लीजिए और अपने उपचारात्मक उपायों के साथ क्या करिए, जो दिक्कतें आ रही हैं उसको आपको दोबारा से अपने खड़े होने में या किसी भी इकाई को या यूनिट को क्या होता है वहाँ पर घाटा पड़ रहा है तो वो घाटे को दूर करने का प्रयास करिए। इसी को बोलते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन मतलब क्या है, आप सही करके एक्शन लीजिए, उससे क्या हो उनकी कार्रवाइयों के द्वारा क्या हो, दिक्कतों को दूर किया जा सके, कंपनियों के अंदर घाटा ना हो। अच्छा इसके यूज़ की बात की जाए तो इससे क्या होगा, ये जो ढाँचा है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन का, ये क्या करेगा, जितने भी जमा स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ हैं, उन पर ये न केवल लागू होगा, बल्कि उनके निवेश और क्रेडिट कंपनियों का, कोर निवेश कंपनियों का, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड वाले जो हैं या फिर आधारभूत फाइनेंशियल कंपनियाँ हैं, जो आधारभूत सेक्टर में अपना योगदान देती हैं, उन सभी सहित जितने भी माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइज़ हैं, उन सभी वित्तीय जो संस्थान होते हैं, उन सब पे ये पीसीए लागू होगा। इससे होगा क्या? इसमें एक चीज़ और बता दें, जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ हैं, उनको उनको नहीं शामिल किया जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो जिनके सरकारी धन के साथ-साथ जो उनका सार्वजनिक धन है या प्राथमिक डीलरों और हाउस फाइनेंसिंग कंपनियों को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। मतलब क्या है, कि इसमें ऐसे उन कंपनियों को शामिल करने की बात नहीं कही गई है जो सरकार धन के साथ-साथ जो सार्वजनिक धन होता है, उसका क्या करते हैं, वो प्राथमिक डीलिंग के लिए या हाउस जो रो आप घरों के लिए लोन देते हो, अगर उसमें वो शामिल नहीं है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियाँ जैसे एचडीएफसी वगैरह की, तो वो क्या करेंगे, इस ढांचे के अंतर्गत नहीं आएँगे, उनको सुरक्षा नहीं दी जाएगी। तो इससे क्या होगा, अगर पीसीए लागू हो जाता है, तो उससे होगा क्या? इससे क्या होगा, आपको पता होना चाहिए, अगर कहीं पर दिक्कत आ रही है, कहीं जोखिम आ रहे हैं, अगर वहाँ पे तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी और उनको लाभ को वितरित किया जाएगा। तो इससे क्या होगा, ना केवल उन्हें सुधार होगा, बल्कि अगर कोई कंपनी घाटे में है तो क्या होगा, उनके लाभ के जो जो लाभ उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसको रोक दिया जाएगा। जितने भी उस कंपनी के प्रमोटर या शेयरधारक होंगे, उनकी इक्विटी डालने वाले या उनको कम करने की जैसी आवश्यकता होगी, उनकी इक्विटी को कम करें, उनके लाभ को कम दें, उसके कार्य आसानी से हो सकेंगे, जिससे घाटा कम से कम हो सके। इसके अलावा क्या होगा, आरबीआई समूह जितनी कंपनियाँ हैं, उनकी ओर से गारंटी जारी करने या फिर अन्य अचानक देने वाली जो देनदारियाँ शामिल हो जाती हैं, उनको क्या किया जाएगा, रोक लगा दी जाएगी। जिससे क्या होगा, अचानक कोई भी नया रेवेन्यू ना जनरेट, नया कोई देने की तरीका ना जारी हो जाए। कोई भी ऐसा मतलब सरकार, अगर कोई कंपनी घाटे में है, तो अचानक उसको घाटे को और घाटा बढ़ाने के लिए कोई और उस रुपए तुरंत क्या हो, कोई और देनदारियाँ ना बढ़ाई जाएँ, जिससे उसको घाटे को रोका जा सके। इसके अलावा जो केंद्रीय बैंक शाखा विस्तार है, उसके जो क्या है, उसको भी प्रतिबंध किया जाएगा कि जो अगर कोई कंपनी घाटे में या कोई बैंक घाटे में है, तो उसका क्या होगा, बैंक आखिर एक कंपनी होती है, तो अगर बैंक घाटे में है, तो उसकी नई शाखाएँ और ना खोली जाएँ, उसकी नई सब ब्रांचेज़ और ना खोली जाएँ, जिससे कि घाटा और ना बढ़ सके। साथ ही साथ बोर्ड द्वारा जो अनुमोदित सीमाएँ होंगी, उनके भीतर अगर आप अपने टेक्नोलॉजी को
इंक्रीज़ करना चाहते हैं अर्थात तकनीक उन्नयन करना चाहते हैं, तो वो तो आप कर लीजिए लेकिन आप किसी भी अन्य कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है उसको नहीं कर पाएँगे जिससे क्या हो आपका घाटा और ना बढ़े। आप अगर अपने टेक्नोलॉजी एनहांस करना चाहते हैं तो अपना रुपए लगाइए, बल्कि इधर-उधर के भी फालतू कार्यों में रुपए ना लगाइए जिससे कि घाटे को कम किया जा सके। साथ ही साथ क्या हो और उनका जो लागत है वो सीमित कर सकें और जिससे क्या हो जितनी लागत कम होगी तो उससे क्या होगा जितनी लागत कम तो उसका लाभ अधिक मिलेगा, इन चीज़ों में सुधार आएगा। अब बात करेंगे राजा चेत सिंह के बारे में कि मोदी जी ने जब अभी काशी पे वहाँ पे गए थे तो उन्होंने अपने इनके भाषण में राजा चेत सिंह की बात को भी शामिल किया था। तो यहाँ पे आप हाथी देख रहे हैं, हाथी में क्या हो रहा है कि अंग्रेज़ वायसराय बैठे हुए हैं। तो इसका मेन क्या है इसमें अगर देखते हैं कहानी अगर आप सुनिएगा तो हुआ क्या है कि 18वीं शताब्दी के अंत तक क्या होता है कि बनारस ने क्या किया अपने आप को अवध के नवाब से स्वतंत्र घोषणा कर दी। और उस टाइम बात करें 1771 में जो 18वीं शताब्दी की बात करें, उस टाइम महाराजा जो चेत सिंह थे, उन्होंने क्या किया था, उस टाइम भी इस बनारस के राजा थे, उन्होंने क्या किया चेत सिंह जी ने, ब्रिटिश अधिकारियों की मदद से बनारस के सिंहासन पर अपने आप को वहाँ पर बैठाने का सफल किया। उसके 2 साल बाद होता क्या है कि महाराजा ने हेस्टिंगस के नियंत्रण में ईस्ट इंडिया कंपनी को डोमेन अपना स्थानांतरित कर दिया था और उस टाइम पे वायसराय कौन थे? हेस्टिंगस थे। तो जब ये सारा कार्य हुआ, लेकिन अचानक होता क्या है कि जब साउथ में हैदर अली मैसूर के जो हैदर अली हैं, उनके खिलाफ जब युद्ध स्टार्ट हो जाता है मैसूर का युद्ध, तो उस टाइम क्या होता है, जो अंग्रेज़ होते हैं, उनको संसाधनों की आवश्यकता होती है और उन संसाधनों की पूर्ति के लिए जो वायसराय हेस्टिंगस हैं, वो क्या करते हैं, महाराजा जय सिंह पर क्या बोलते हैं, अतिरिक्त एक तो दबाव डालते हैं राजस्व भुगतान का कि आप और टैक्स दीजिए। इसके अलावा 1778 और 1779 में जो उनके सैनिक हैं, उनकी आपूर्ति करने के दबाव डालते हैं कि हमको सैनिकों की भी सप्लाई कीजिए। तो जो ये ऑर्डर देते हैं कि आप उनको और राजस्व दीजिए और भी सैनिक दीजिए, तो इसका जब अनुपालन करने में जो चेत सिंह हैं, वो जब विफल रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट क्या करते हैं, हेस्टिंगस से क्या करते हैं, युद्ध के लिए सीधा अपने सैनिक लेके बनारस की ओर स्टार्टिंग कर देते हैं और हेस्टिंगस से क्या कर देते हैं, युद्ध चालू कर देते हैं। और इस युद्ध में होता क्या है कि हेस्टिंगस जो होते हैं, उनके कई लोग उनके मारे जाते हैं, सैनिक मारे जाते हैं। साथ ही साथ जब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता है, तो वो क्या करते हैं, तो गवर्नर जनरल जो हेस्टिंगस हैं, वो पीछे हटने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पे दिक्कत क्या है, जो मज़ाक-मज़ाक में ये बोला जाता है कि वहाँ पे लोकप्रिय कथा चलती है कि हेस्टिंगस ने क्या किया, रात में वहाँ से छुपकर चुनार के किले से निकलने के लिए उन्होंने क्या किया, घोड़े को ले जाना चाहा और लेके चले गए वहाँ पर हाथी, तो जल्दबाज़ी में वो हाथी से निकल गए। तो इससे क्या आप सोचिए घोड़ा किस स्पीड से जाएगा और हाथी किस स्पीड से जाएगा। इसलिए वहाँ पर एक कहावत बनी, घोड़े पर हौदा, हाथी पर जीन, काशी से भागे वारेन हेस्टिंग्स। मतलब क्या इसका मतलब ये हुआ, आपको बता दें हाथी पर जो ऊपर जो बैठते हैं इंसान, जो ऊपर बैठा जाता है, तो हाथी जो बैठने के लिए जो ऊपर कवर जो लगाया जाता है, आप ये देखते हैं इस टाइप का, तो इसको बोला जाता है हौदा, ठीक है? और जो घोड़े के ऊपर जो जिसपे आप घुड़सवारी जब करते हैं, तो वहाँ पर एक सीट लगाते हैं, उसको बोलते हैं जीन। लेकिन यहाँ पे उल्टा क्या हुआ, घोड़े पर हौदा हुआ और हाथी पर जीन हुआ, इसलिए वहाँ पे वारेन हेस्टिंग्स वहाँ से भाग गए। बात करेंगे रानी भवानी के बारे में, तो मोदी जी ने इनका भी ज़िक्र किया है अपनी भाषण में। तो इन्होंने मोदी ने शहर के विकास में बंगाल की रानी भवानी की भूमिका पर प्रकाश डाला है। अगर भवानी देवी की बात की जाए, रानी भवानी की, इनके विवाह की बात की जाए, तो वर्तमान इस टाइम जो बांग्लादेश है, उस टाइम पर जो हमारा एक हिस्सा था, तो वहाँ के राजशाही में नटोर स्टेट के जो जमींदार थे, राजा रमाकांत रे, उनसे उनकी शादी हुई थी। 1748 में इनकी रमाकांत रे की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में ज़मींदारी जो थी, वो भवानी के हाथों में आ गई क्योंकि वो ज़मींदार थे, तो उनकी रानी को ज़मींदारी मिली। और उस टाइम ऐसा था कि 1748 के आस-पास क्या था, आज ही आप महिलाओं की स्थिति समझ सकते हैं किस हिसाब से है। तो उस टाइम क्या था, बहुत ही कम ऐसी महिलाएँ थीं, जो ज़मींदार थीं, तो उनमें से जो भवानी देवी थीं, वो ज़मींदार बन गईं। तो जब वो ज़मींदार बन गईं, उनके पास रुपया है, तो उन्होंने किया क्या है, भवानी को उनके परोपकारी प्रयासों के लिए सबसे ज़्यादा इसलिए याद किया जाता है, उन्होंने न केवल कई स्कूलों का निर्माण कराया हुआ है, बल्कि उन्हें लोग बच्चों को उन्होंने कई स्कॉलरशिप प्रदान की हैं। साथ ही साथ उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में 350 से अधिक मंदिर बनवाए, गेस्ट हाउसों का निर्माण कराया और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, रास्ते बनवाए और रास्तों में पानी की टंकियों का पर भी उन्होंने भारी निवेश किया, जिससे आवागमन में कोई दिक्कत ना हो। साथ ही साथ उन्होंने वाराणसी में दुर्गा कुंड जो मंदिर है, उसका निर्माण करवाया है। 1755 में उन्होंने मुर्शिदाबाद के बारो नगर में 1 दर्जन मंदिरों से युक्त एक परिसर का निर्माण करवाया है। तो भवानी देवी के इस योगदान के लिए खासकर उन्होंने जो बच्चों के लिए स्कूलों के लिए और आवागमन के लिए जो कार्य किए हैं, इसके लिए उन्होंने शहर में जो काफ़ी डेवलपमेंट किए थे, उसके लिए इनको याद किया जाता है। बात करेंगे एसजीटीएफ किट के बारे में, तो अगर हम देखें एसजीएफ टेस्ट किट को औपचारिक रूप से एस जीन टारगेटिक जिसमें इसमें एस जीन टारगेट फेलियर टेस्ट किट के नाम से भी जाना जाता है, मतलब कि एस जीन का हमने टेस्ट किया, वो हमारे टेस्ट में नहीं आया, तो इसीलिए इसको बोल दिया एस जीन टारगेट फेलियर। इसके परीक्षण के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इस प्रॉक्सी परीक्षण मतलब कि छद्म जो परीक्षण होता है, इसका उपयोग प्रेज़ेंट टाइम में आपको पता होना चाहिए। कोरोना का एक नया वेरिएशन चल रहा है।
वो है ओमिक्रॉन। इसको ओमिक्रॉन का अगर आपको तुरंत जितनी जल्दी हो सके पता लगाना है, तो इस एसजीटीएफ के टेस्ट किट का यूज़ किया जाता है। क्योंकि अगर इसमें आपने किसी भी इंसान को अगर कोविड पॉज़िटिव आता है, तो कोविड पॉज़िटिव में जब उसकी और चेक करते हैं आगे, तो अगर आपको जो एस जीन टारगेट फेलियर आता है, मतलब इसमें क्या है कि उस कोरोना पॉज़िटिव जो मरीज़ है, उसके अंदर क्या है, एस जीन नहीं पाया गया है। अगर एस जीन उसके अंदर नहीं है, तो वो क्या है, ओमिक्रॉन से बस प्रभावित नहीं है। ऐसा तो ओमिक्रॉन नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो नया जो जीन है, उसने अपने आप को म्यूटेट करके क्या हुआ है, जब ये नए संस्करण में गुज़रा है, तो उसने उसके अंदर क्या हुआ है, एस जीन की कमी हो गई है। तो इस संस्करण की पहचान करने के लिए मार्कर है। अगर आपके कोरोना पॉज़िटिव आते हैं, कोरोना पॉज़िटिव अगर आपके एस जीन टारगेट फेलियर टेस्ट जिससे आपको टेस्ट किया जाता है, वहाँ पर अगर आपकी एस जीन की अनुपस्थिति मिलती है, तो इसका मतलब क्या है, आपको कोरोना तो है, लक्षण आ गए हैं, पॉज़िटिव हैं आप उसके, लेकिन क्या आपके अंदर क्या है कि आपको ओमिक्रॉन नहीं हुआ है। इस बात के लिए इस किट का यूज़ किया जाता है। इसी के साथ आज का जितना करंट अफेयर था, उनका एनालिसिस कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप इसका पीडीएफ फॉर्म चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस लिखिए, उसमें आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। नहीं तो मिलेंगे नए टॉपिक में, नए सेशन में और ढेर सारी जानकारी के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल अपना चटिया के साथ। थैंक यू।